जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, धनबाद लोकसभा सीट झारखंड की राजनीति का एपिसेंटर बना हुआ है, सबसे हॉटस्पॉट बना हुआ है। और इसका कारण है पहले वहां से बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में घोषित करना, और ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी के बाद वहां से सरयू राय की एंट्री होना। सरयू राय ने ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी के बाद एक ट्वीट किया, रघुवर दास पर निशाना साधा, और इस ट्वीट के अगले दिन मारवाड़ी सम्मेलन धनबाद के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल का एक पत्र वायरल हुआ, और इस पत्र के बाद ढुल्लू महतो और कृष्णा अग्रवाल के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें कथित रूप से विधायक ने कृष्णा अग्रवाल को धमकी दी। और इस धमकी के अगले दिन सरयू राय धनबाद चले गए। कृष्णा अग्रवाल का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि आतंक का खात्मा करने के लिए अगर कोई नहीं आएगा तो मैं तैयार हूं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए। और इसके बाद एक ऑडियो और वायरल हुआ, किसी अपराधी का बताया गया। उस ऑडियो में जिस आदमी की आवाज़ है वह खुद को प्रिंस खान बता रहा है, और साथ ही वह कह रहा है कि ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी का विरोध करने वाले के सिर से एक एक बाल उखाड़ लेंगे, और भी बहुत सारी बातें उस ऑडियो में हैं। इसके बाद सरयू राय ने कल रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सरयू राय ने धनबाद के इस आतंक राज का खात्मा करने के लिए कांग्रेस सहित सभी दलों को सहयोग करने की अपील की। कांग्रेस का आज बयान आ गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस वहां के लिए काफ़ी है, और सरयू राय जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। इन सब बातों पर और आज सरयू राय ने जमशेदपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन सब बातों का जवाब दिया। उन्होंने आज बाबूलाल मरांडी के उस बयान का भी जिक्र किया और उसका भी जवाब दिया, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ढुल्लू महतो अपराधी नहीं है और सरयू राय जज नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद सरयू राय से मैंने अलग से जो बात की है, उनका जो इंटरव्यू लिया है वो इंटरव्यू भी आपको दिखाऊंगा। इस इंटरव्यू में सरयू राय ने बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जनता मन बना चुकी है, धनबाद का परिणाम इस बार बहुत अलग होगा, और सिर्फ धनबाद ही नहीं और भी बहुत सारी सीटों पर इसका असर होगा, और इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के वे नेता होंगे जिन्होंने ढुल्लू जैसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिपिंग्स देख लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू देखिए। तो या तो प्रिंस खान से उनके उम्मीदवार का गठबंधन है, जिसके कारण से वो नहीं चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, या जिस तरह से अब तक कोई भी उनका नेता धनबाद में प्रिंस खान के बारे में नहीं बोला, तो अभी वो लोग चुप्पी साधे रहना चाहते हैं। प्रिंस खान और उनके उम्मीदवार दोनों एक साथ जेल में थे, दोनों एक साथ जेल में थे, धनबाद जेल में थे। तो ये जो स्थिति बनी है वहां पर, इसमें बाबूलाल जी केवल इतना ही कह रहे हैं कि मैं जज नहीं हूँ, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सही नहीं है, यही पर्याप्त नहीं है। और ये जो विषय है, ये विषय चुनाव का विषय धनबाद में तो बनेगा ही, इसका असर आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। पूरे धनबाद में भाजपा के उम्मीदवार के कारण दहशत है, उस दहशत को दूर करने के लिए भी चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए और वहाँ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग बंद कराइए, काला धन का उपयोग बंद कराइए, प्रिंस खान जैसे लोगों का प्रत्यार्पण करिए, और जो विरोधियों का वध कर देने की चेतावनी देते हैं उन पर भी समुचित कार्रवाई करिए। इतनी चीजें हों। और मेरा जो अपना विचार बना है धनबाद घूम कर आने में, कि सभी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है या आरजेडी है और जेएमएम है, उसके कार्यकर्ता करीब करीब एक मत के हैं, एक राय के हैं। राय यही है कि इस तरह के उम्मीदवार को जो दहशत फैलाने वाला है उसको चुनाव से बाहर करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टियां जो भी निर्णय लें, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी पार्टियों के, तो एक मत होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी या समर्थक, शुभचिंतक इन पार्टियों के उम्मीदवारों के हैं। इसलिए मैं तो यही अपील करूंगा धनबाद क्षेत्र के मतदाताओं से कि आने वाले चुनाव में जो 25 मई को हो रहा है, अब उसमें अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करिए। ऐसे मामले में पार्टी का अनुशासन मानना या अनुशासन की बात करना, ये जनभावना के खिलाफ होती है। वजह एक। दूसरा,
कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है 400 पार कराने के लिए उनके पार्टी को लोकसभा में, तो 400 पार हो जाएगी उनकी पार्टी, उससे जो उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं वह उद्देश्य 399 पार से भी हो सकता है। इसलिए धनबाद इसमें से एक सीट हटा दिया जाए या 399 + 1 कर दिया जाए, तभी प्रधानमंत्री के उद्देश्य को पूरा करने में कहीं कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए इस हिसाब से भी जो प्रधानमंत्री को पसंद करने वाले हैं, उनके फैन हैं, उनको भी देखना चाहिए कि भाजपा ने वहाँ जो उम्मीदवार दिया है, उनके प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, उनके जो कथन हैं, उसके ठीक विपरीत है। इसलिए कहना चाहिए सबों को कि 399 पार कराइए, हमारा जो उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, हम प्रयास करेंगे कि वो आपके जो उद्देश्य हैं उसके साथ रहे। कोई दल धनबाद के चुनाव में मतलब नहीं रखेगा। जनता एक हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक विचित्र निर्णय वहाँ की जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं संभलेगी और उसके कारण से और लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा को नुकसान होगा। तो इसके लिए जिम्मेदार भाजपा के वे नेता हैं जो इस तरह का उम्मीदवार चयन करते हैं। और मैं चुनाव लड़ूंगा तो वहाँ सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन से ही चुनाव लड़ूंगा, कि मुझे भी लड़ने में कोई एतराज़ नहीं है, पार्टी साथियों को भी लड़ने में कोई एतराज़ नहीं है, मगर मुझसे भी कोई बेहतर उम्मीदवार आ जाता है जो वहाँ की जनता को इस तरह की परिस्थिति से, भय से, आतंक से मुक्त कर सकता है। आज तो कोई बोलता ही नहीं है, किसी पार्टी का कोई नेता वहाँ इसके आतंक के बारे में बोलता ही नहीं है, चाहे प्रिंस खान का आतंक हो या भाजपा के उम्मीदवार का आतंक हो, दबी जुबान से सब बोलते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि कोई अच्छा उम्मीदवार आके खड़ा हो, हम सभी को खुशी होगी उसका समर्थन करने में, और नहीं कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए नहीं तैयार होगा तो हम लोग उसका खतरा मोल ले सकते हैं। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज हमारे साथ सरयू राय जी हैं और सरयू राय जी के चलते धनबाद की लोकसभा सीट भी बहुत चर्चा में है। माहौल पूरा गर्म कर दिया आपने। हाँ, धनबाद में माहौल गर्म हो गया है। नहीं, राज्य में भी गर्म हो गया है। हाँ, मैं ही कारण नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी इसके कारण है। 2 दिन पहले एक मैं ऑडियो सुन रहा था, किसी अपराधी का ऑडियो बताया गया और उसमें एक लाइन मैंने सुनी कि क्या सिर्फ ढुल्लू महतो ही अपराधी है। बाबूलाल जी का एक बयान आज छपा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, कहते हैं कि ढुल्लू महतो अपराधी नहीं है और सरयू राय जज नहीं है। तो इन दोनों अंडरलाइन किए गए वाक्यों को आप किस रूप में देखते हैं? एक तरफ से ऑडियो में कहा जाना कि ढुल्लू महतो ही अकेला अपराधी है और एक तरफ बाबूलाल जी का ये कहना कि ढुल्लू महतो अपराधी नहीं। ये बात तो दोनों ही कह रहे हैं जी। कृष्णा अग्रवाल की जो वार्ता हो रही है ढुल्लू महतो से जी, उसमें वो भी कह रहे हैं कि मैं ही एक अपराधी माफिया हूँ, आप उठाते हैं, फलाना ने हत्या कर दिया, इतने लोगों का जेल गया, वो नहीं अपराधी है। सो ये प्रिंस खान भी यही बात कर रहा है जी, लेकिन क्लीन चिट तो बाबूलाल जी, ये दोनों ही तो ये मानते हैं ना कि ढुल्लू महतो भी जो श्रेणी गिनी जाएगी कानून के अनुसार अपराधियों की, उस श्रेणी में ही आते हैं। मगर बाबूलाल जी ने कह दिया कि वो नहीं है और आपको भी कहा कि आप जज नहीं हैं। मैं जज नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बात तो सही है कि मैं जज नहीं हूँ, मगर दूसरी बात को उन्होंने अपने उम्मीदवार से ही पूछना चाहिए कि भैया जब तुम ही मानते हो कि मैं ही हूँ माफिया और अपराधी, कि वो भी हैं, और जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं ढुल्लू महतो या प्रिंस खान, ये दोनों भाजपा के मंच पर ये सब लोग बैठे रहते हैं एक साथ। इस बार भी धनबाद के मंच पर लोग बैठे रहे वहाँ जी। और तो जज मैं नहीं हूँ, ये तो सही है, मगर मैंने कुछ उदाहरण दिया है कि 4 जजों ने तो 49 मुकदमों में से 4 जजों ने तो इनको अपराधी करार दिया है, 1 साल 1.5 साल की सज़ा दे डाली है। तो वो जज हैं कि नहीं, और इसके बारे में बाबूलाल जी का क्या कहना है? जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ये कहती है कि एक व्यक्ति पर अगर कई मुकदमे हैं तो सबकी जो सज़ा होती है सबों को जोड़कर तब 2 साल अधिकतम पर सदस्यता जाएगी, इसके बारे में विचार करना चाहिए जी। वो भी जज हैं। इसके बाद हाई कोर्ट के खंडपीठ ने 2023 के जनवरी में
ईडी को कहा कि आप डुल्लू महतो जो विधायक हैं इनके संपत्ति की, इनके आचरण की जांच करिए। और ईडी ने फरवरी 2023 में शपथ पत्र देकर हाई कोर्ट को कहा कि हम ECIR दाखिल कर लिए हैं, जांच शुरू कर दिए हैं। तो ये भी तो जज रहे हैं और ईडी के अधिकारी हैं जी। मैं उस श्रेणी में नहीं आ सकता हूँ, मगर इतनी जो श्रेणियाँ मैंने गिनाई इसके बारे में बाबूलाल जी उचित समझते हैं। अगर मुझे गंभीरता से नहीं लेने की मानसिकता में है तब तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। चुनाव का समय भी है जी। और उनके बयान पर हमारी ये प्रतिक्रिया भी है। जहाँ गंभीरता से नहीं लेने की बात है, कांग्रेस के से आपने बात की है और उन्होंने कहा है, आपने उनको कहा था कि कोई बढ़िया उम्मीदवार हो तो उसको समर्थन दें और डुल्लू महतो के खिलाफ, और ये लगभग तय है। हालांकि आप अपने मुंह से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह के बयान आपके आ रहे हैं, आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, तो लग रहा है कि आप धनबाद से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन आपने जो कल कांग्रेस से अपील की थी और बाकी दलों से भी आपने कहा कि बात की है कि वहाँ एक बेहतर उम्मीदवार होना चाहिए और कार्यकर्ता, जो किसी भी दल का कार्यकर्ता है उसको पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करना चाहिए। राजेश ठाकुर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी रांची लौटे हैं दिल्ली से, और न्यूज़ 11 का ये वेबसाइट पर उनकी एक खबर है, तो उसमें लिखा गया है कि सरयू राय द्वारा कांग्रेस से समर्थन की मांग पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। सरयू राय कोई माहौल बना रहे हैं, वैसा नहीं है। यहां सरकार है, प्रशासन है, सरयू राय को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस सीट के लिए कांग्रेस है। तो इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि बाबूलाल जी मुझे हल्के में ले रहे हैं, क्या कांग्रेस भी चीज़ों को हल्के में लेती हुई दिखाई दे रही है? कांग्रेस पूरे परिस्थिति को ही हल्के में ले रही है जी। राजेश ठाकुर जी से हम लोगों के व्यक्तिगत निहायत अच्छे गहरे संबंध हैं और मेरी हमेशा ईश्वर से प्रार्थना भी रहती है कि राजेश ठाकुर जी यशस्वी बने, मगर जितनी गंभीरता है वहाँ की उसको बहुत हल्के में राजेश जी ने लिया है। बागमारा क्षेत्र के एरिया 1 से 5 तक कोई भी डीओ लेकर चला जाए 5 टन का, 50 टन का, 5000 टन का, जब तक रंगदारी 1200 से 1800 रुपया टन के बीच नहीं देगा उठा नहीं सकता है वहाँ से कोयला। ये बता दें स्थिति है कि नहीं, और ये है तो यहाँ की सरकार ने क्या किया। मैं तो दर्जनों बार गया धनबाद, इस मामले को उठाया। पहले के एसपी बदल गए, अब के एसपी ने कार्रवाई करना शुरू किया है। और प्रिंस खान का अत्याचार 2-2.5 वर्षों से वहाँ के व्यवसायियों पर चल रहा है जी। फेस टाइम से, व्हाट्सएप कॉल से वो धमकी देता है और जो नहीं पैसा देता है गोली मार देता है। इस बारे में कोई जानकारी है कि नहीं, और जानकारी है तो गंभीर मामला है कि नहीं, इस पर ज़रा उनको विचार करना चाहिए। और कांग्रेस ने या कांग्रेस के किसी नेता ने या भाजपा के भी किसी नेता ने इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया 1-2 साल में व्यक्त किया है कि नहीं किया, इसका विरोध किया है कि नहीं, इसके लिए जुलूस निकाला है कि नहीं, धरना प्रदर्शन किया है कि नहीं, सरकार में बैठे लोगों ने मुख्यमंत्री से आदेश निकलवाने की कोशिश किया है कि नहीं। इन सबों का अगर जवाब ढूंढेंगे राजेश जी तो उनको ध्यान में आ जाएगा। अगर ये गहन संगीन मामला नहीं है तो और इसे संगीन मामला क्या हो सकता है। तो आप जिस तरह से धनबाद गए और चीज़ों को आपने उठाया, बीजेपी के भी निशाने पर आप हैं। इस लड़ाई को बाहरी बनाम भीतरी बनाने की कोशिश हो रही है और इस लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। आपको सामंती मानसिकता का भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि आप पिछड़ा विरोधी हैं, ओबीसी के विरोधी हैं। तो इन तमाम चीज़ों में सिर्फ भाजपा ही शामिल नहीं है, इसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके वहाँ जाने से या आपका चुनाव लड़ने की संभावना से सब लोग घबराए हैं? क्या माहौल धनबाद में आपको लग रहा है और क्यों ऐसी चीज़ें? मैं धनबाद से चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, जी, ये सारे मामले जो आपने जिनका जिक्र किया है ये सबके सब इस चुनाव में मुद्दा रहने वाला है। जी। सवाल है कौन व्यक्ति जनता के सामने इसका ठोस, सटीक, विश्वसनीय उत्तर दे सकता है। मैं तो कहता हूँ कि मैंने जितने भ्रष्टाचार के मामले उठाए शुरुआती दौर में, तो हमारे गंभीर मामले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और ये कोऑपरेटिव किंग तपेश्वर बाबू
और उस समय के कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी थे और विश्वमान के एमडी थे, पीपी शर्मा अफसर थे, इन सबों के खिलाफ ही थे और ज़बरदस्त कार्रवाई हुई। विश्वमान, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब के सब सुपरसीड हो गए। आज आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया था विश्वमान का, और मुझसे उन्होंने कई सबूत लिए, मुकदमे दाखिल किए। और जो कहते हैं ओबीसी की बात, तो जो जिस उम्मीदवार के पक्ष में ये आवाज़ उठाई जा रही है, बागबाना विधानसभा क्षेत्र में, अपने गांव चिटाही में, आसपास में उन्होंने जितने अत्याचार किए हैं, बता दें कितने अगड़े हैं उन पर किए हैं, सबके सब पिछड़ों पर किए हैं। अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा है, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा है। मंदिर के आगे पूजा सामग्री, फूल की दुकान लगाने के लिए अशोक महतो और उनकी पत्नी, उनकी ज़मीन थी, अपनी ज़मीन है, खतियानी है, 32 वाली ज़मीन है, उस पर व्यवसाय करना चाह रहे थे। ये कहते थे कि नहीं तुम हमको दे दो। 6 महीना तो उसके दुकान के सामने पानी का टैंकर खड़ा कर दिया था, कोई आदमी खरीदने नहीं जाए वहाँ। उन्होंने धरना दिया कर रांची से लेके और धनबाद तक, तब उनके साथ न्याय हुआ। अभी 6 परिवार जो उन्हीं के सो जाती हैं, पीसीसीएल से कह के उनके घर का पानी बिजली कटवा दिया। 17 दिन तक वो रणधीर वर्मा चौक धनबाद में अनशन पर बैठे रहे, तब सीनियर एसपी ने जाके उनके पानी और बिजली का कनेक्शन जुड़वाया है। वहाँ जो एरिया 1 से 5 के बीच में जो मजदूर कोयला की लोडिंग या बोझा करते हैं कोयला का, 2018 में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वहाँ हार्डकोक भट्ठा वालों ने रंगदारी के खिलाफ आवाज़ उठाया था। रांची में बैठक हुई, ये निर्णय हुआ कि सब मज़दूरों का अकाउंट खुलवा दिया जाएगा, क्योंकि उन मज़दूरों का जो पैसा मिलता है उसका बड़ा हिस्सा ये ले लेते हैं। उसके बाद डोडे वहाँ डीसी थे, मीटिंग हुई, आदेश निकला, आज तक अकाउंट नहीं खुला। तो ये सबके सब जो ठगे जा रहे हैं, हकमारी जिनकी हो रही है, उसमें कौन अगड़ा है और कितने पिछड़े हैं, ये ओबीसी वाले लोग अपना चश्मा उतार के दिखा दें। समाज में अपना अपना जो है क्या कहते हैं गप और बाकी का थू थू, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बता देना, एक उदाहरण बता दें, जब उन्होंने अगर लालू जी को, मधु कोड़ा जी को, रघुवर दास जी को, इनको छोड़ देंगे तो समाज में इतने ही तो ओबीसी नहीं ना हैं जी, भरा पड़ा है, कभी बता दें। अच्छा, ढुल्लू महतो को टिकट की घोषणा हुई तो 2 लेवल पर चीज़ें देखने को मिली। एक तो धनबाद भाजपा के अंदर काफ़ी उसमें दिखा कि ढुल्लू महतो का विरोध काफ़ी हुआ, अंदर से भी आवाज़ आई, विरोध की आवाज़ आई। आपका भी एक ट्वीट आया, आपने उस ट्वीट में राजभवन का जिक्र किया, पड़ोसी राज्य के, और ये भी कहा कि 2-3 दिन तक बैठ के टिकट दिलाए और जनता वही करेगी जो जमशेदपुर की जनता ने किया था। उसके बाद धनबाद बीजेपी का अंतर्विरोध सतह पर आया, कृष्णा अग्रवाल ने पत्र लिखा, उसके बाद उनको धमकी मिली, उसके बाद फिर आपको भी धमकी मिली। तो ये जो चीज़ें हैं ये अनायास घटती गई हैं, या इसको क्या आप धनबाद में बीजेपी में जो रोष था उसको आपके वहाँ जाने से स्वर मिल गया, बल मिल गया, और फिर ऐसी परिस्थितियाँ बनने लगी जैसे जमशेदपुर में बनी 2019 के विधानसभा चुनाव के समय? ये क्या है, मतलब ये पूर्व नियोजित? देखिए, मैंने अपने हमें जो प्राप्त सूचनाएं हुई हैं, जो सूचनाएं मिली उनके आधार पर विश्लेषण करके मैंने एक ट्वीट दे दिया जी। उसमें जिसका जिक्र किया सबका सब सही है जी। अब जब ऐसे उम्मीदवार घोषित हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक विक्षोभ हुआ। मैं तो वहाँ चला गया अनायास कृष्णा अग्रवाल को भयमुक्त करने, तो देखा कि पूरा भाजपा ही भयभीत है जी, भाजपा के लोग ही भयभीत हैं। और जिन बातों को आपने कहा, कोई उम्मीदवार हो, ये चुनाव का मुद्दा रहेंगी जी। अब ज़रूरत है, हम लोग तो बात करते हैं कि पूरे राज्य में समावेशी वातावरण बने, सब मिलजुल कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि उसका उम्मीदवार अगड़े पिछड़े को मुद्दा बनाएगा, उसका उम्मीदवार बाहरी भीतरी को मुद्दा बनाएगा। तो इस आईने में केवल भारतीय जनता पार्टी के धनबाद के ही कार्यकर्ता भाजपा की वर्तमान तस्वीर नहीं देखेंगे, बल्कि अन्य क्षेत्रों में जो उम्मीदवार हैं वहाँ के कार्यकर्ता भी भाजपा की ये तस्वीर देखेंगे। अब ये भाजपा के ऊपर है कि आईना साफ करती है कि अपनी तस्वीर साफ करती है। तो ये थे सरयू राय जी, जिनका साफ साफ कहना है कि
भाजपा के ऊपर है कि वो आईना साफ करेगी या तस्वीर साफ करेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।